नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 9 जैव विकास और आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियोस जो हैं वो मैंने बना रखे हैं, जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न वाले फोल्डर में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब उसमें आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के जो तीनों नियम हैं, प्रभाविता का, पृथक्करण का, उन सभी के ऊपर बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हम कुछ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आनुवंशिकी, आनुवंशिकता विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। और विज्ञान की जिस शाखा में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। यहाँ है सोमेटिक वेरिएशन, मतलब शारीरिक कोशिका विभिन्नता, और जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता यह शारीरिक कोशिका में आती है और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैव विकास में भी यह सहायक नहीं होते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है, जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ का काटना या नाक में छेद करना। तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जो केवल व्यक्ति के शरीर में दिखाई देते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जैसे कान का छिदना, अगर किसी व्यक्ति के कान छिदे हुए हैं तो उसके बच्चे के छिदे हुए कान नहीं होंगे, क्योंकि यह कोई आनुवंशिक लक्षण नहीं है। लेकिन जो जनन कोशिका की विभिन्नता होती है वह एक कोशिका से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं और उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मनुष्य की ऊंचाई, लंबाई, रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग आदि जो लक्षण दिखाई देते हैं। अगला आपके इसमें दिया हुआ है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जनन के द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे जंतु हो या पादप। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की जो विभिन्नता होगी वो कम होती है और डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है वो बहुत ही कम त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन लैंगिक जनन की विभिन्नताएं बहुत अधिक होती है और गुणसूत्र के विसंयोजन और उत्परिवर्तन के द्वारा होती है। विभिन्नता के क्या लाभ हैं? 7वां लेसन जो हमने पढ़ा उसमें इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आनुवंशिकता मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना या माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना आनुवंशिकता कहलाता है। सबसे पहले इसके बारे में पता लगाने वाले थे सर जॉन ग्रिगोर मेंडल, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए और प्रयोग के पश्चात उसने जो नियम दिए उन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का उसने नियम दिया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि मटर के पौधे में 34 विपर्यासी लक्षण होते हैं और मटर का जो पौधा होता है वह 1 वर्षीय शाक होता है, इसलिए 1 वर्ष में उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। मेंडल ने मटर के जो 34 गुण होते हैं उस 34 गुण में से 7 गुणों के ऊपर जो लक्षण थे उनके विपरीत विपर्यासी लक्षणों के ऊपर उसने अपने प्रयोग किए, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। जैसे बीज का आकार, तो एक गोल जो प्रभावी था और झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग, पीले जो थे वो प्रभावी और हरे जो थे वो अप्रभावी। फूलों का रंग, बैंगनी रंग के फूल प्रभावी, सफ़ेद रंग के फूल अप्रभावी। फली का आकार, फूली हुई फली प्रभावी, सिकुड़ी हुई फली अप्रभावी। फली का रंग हरे रंग वाला प्रभाव, पीले रंग वाला अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अक्षीय मतलब प्रभावी लक्षण, अंत्य मतलब अप्रभावी। इस प्रकार उसने, और पुष्प की ऊंचाई, लंबा और बौना। तो ऐसे 7 लक्षणों के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किए। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि मटर के पौधे 1 वर्षीय शाक होता है। मैंने आपको बता दिया 1 वर्ष में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर के पौधे में 34 अलग अलग विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। और तीसरा, मटर का पौधा जो होता है वह स्वपरागण की क्रिया होती है, इसलिए कृत्रिम तरीके से भी उसमें परपरागण कराया जा सकता था। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान एकल संकरण और द्विसंकरण के नियम बताए। एकल संकरण
इसी को प्रभाविता के नियम से भी जानते हैं। एकल संकरण मतलब एक लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण। किसी भी एक लक्षण मतलब ऊंचाई को लिया, उसके दो अलग अलग लक्षण लिए, लंबापन और बोनापन। तो एक लक्षण मतलब ऊंचाई को ध्यान में रखकर उसके लंबेपन और बोनेपन के बीच अगर संकरण कराया तो ऐसा संकरण एकल संकरण कहलाता है। मेंडल ने इस संकरण के अंतर्गत लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा दोनों कैपिटल टी और शुद्ध बोना पौधा दोनों स्मॉल टी का जो जीन का जो युग्म था वो लिया, और यहाँ पर इनके मध्य जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में 3 लंबे और एक F1 पीढ़ी जो आई, उस F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वो लंबे प्राप्त हुए, लेकिन अशुद्ध लंबे यहाँ हम दिखाई दे रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो चारों संतति अशुद्ध लंबे। लेकिन जब इनका वापस संकरण आपस में कराया गया तो जो F2 पीढ़ी आती है उसमें 3 पौधे लंबे, 3 पौधे में यहाँ कैपिटल टी दिखाई दे रहा है। तो कैपिटल टी लंबेपन को प्रदर्शित करता है, मतलब प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसलिए 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा मतलब 3:1 यहाँ पर प्रभाविता के नियम में हमको दर्शाया गया। तो प्रभाविता का नियम मतलब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे के बीच यदि संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, मतलब लंबापन प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता। उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। कैपिटल टी मतलब लंबापन, यह प्रभावी लक्षण होता है, और स्मॉल टी यह अप्रभावी लक्षण होता है। इसी प्रकार जो द्विसंकरण वाला था उसमें मटर के पौधे के 2 लक्षणों को ध्यान में रखा उसने, ऊंचाई और रंग, और इन उसके बहुविकल्पी जो विपर्यासी लक्षण थे उनके मध्य क्रॉस कराया, मतलब 2 या 2 से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया गया क्रॉस द्विसंकरण कहलाता है, जिसमें लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्विसंकरण या स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं। तो इसका जो वीडियो है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वीडियो बना रखा है आपके लिए, तो आप महत्वपूर्ण प्रश्न में इसका वीडियो देखकर उससे बहुत ही अच्छी तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंग के लिए उत्तर लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण के कुछ प्राणियों में लिंग का निर्धारण अंडे के ऊष्मा ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा, जबकि कुछ प्राणी जैसे मनुष्य में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है।